हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स चल रहा है, संख्याओं का वर्गीकरण। कल हमने अभाज्य के ऊपर काम किया था, विषम के ऊपर काम किया था। अब क्या है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ ज़्यादा ही वाइड है, अलग अलग तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे टाइप 3 तक हमने कल वाली वीडियो के अंदर टाइप 3 का हो गया था। तो क्या है, टाइप 4 के अंदर देखिए भाई, टाइप 4 के अंदर जो संख्या है वो आपसे पूछता कैसे है। उसने पूछा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो मैंने बोला कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। और प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। देखो भाई, इस वाले चैप्टर के लिए ये तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि कल जो था वो प्राकृतिक संख्याओं के n पदों, वो जो पद में निकलवा रहा था। कल वाली सीरीज के अंदर मैंने आपको सम और विषम का फॉर्मूला नहीं बताया था, उसके अंदर ही मैं उसको सॉल्यूशन करा रहा था, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 कर रहा था आज। लेकिन अब क्या है कि इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए सीधा तरीका है कि आप फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। इससे अलग इसका कोई भी ना ट्रिक होता है, आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। है तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होता है। मैंने बोला कि प्रथम 25 विषम संख्या n विषम संख्याओं का योग होता कितना है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का मतलब क्या कर दूं कि n की वैल्यू कितनी है 25, और 25 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 625। सीधा है, सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद है तो सॉल्यूशन करोगे, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दोगे। मैंने देखा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो मैंने क्या किया, विषम के लिए कह रहा है तो जो संख्या दी उसका वर्ग करना है। तो 25 का वर्ग कर दूंगा, 625 आ जाएगा। देखते हैं अभी इसको। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 25 सम संख्या पूछ रहा है, तो मैंने बोला प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n इंटू n प्लस 1 के लिए क्या करूंगा, जब एक तो हो गया 25 और एक हो गया 25 प्लस 1, तो कितना हो गया 25 इंटू 26, 25 इंटू 26, 25 छिक्का कितना होता है 150, तो 15 हो गया। और 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना होता है 50 और 15 हो गया 65, यानी 650। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 650। अब इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। देखो दोनों में अंतर है। ये कह रहा है प्रथम 20 तक की विषम संख्या पूछ रहा है, वो आपसे कह रहा है 25 विषम संख्या है। यानी कि उसने खुद ही बोल दिया 25 विषम, यानी जो 25 दिए हैं वो सबके सब क्या है, 25 के 25 विषम है। लेकिन इसने बोला प्रथम 20 तक की। प्रथम जो 20 है वो काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी उसके अंदर सम भी है और विषम भी है। और पूछ क्या रहा है, विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इस वाली कंडीशन को याद रखना कि तक की यदि कहता है तो आपको क्या करना है, उस 20 के अंदर पहले अपनी विषम संख्याएं निकालनी है। तो 1 से लेकर 20 की कंडीशन में क्या करना है, हर कंडीशन में 2 से डिवाइड करो। तो मेरे पास विषम संख्या बन कितनी गई, 10 बन गई। अब मेरा फॉर्मूला सीधा है कि विषम संख्याओं का क्या करना होता है, संख्या का वर्ग करना होता है। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 100 मिल गया भाई, और ये मेरा आंसर है। 100 मिला, 20/2 10, और 10 का वर्ग किया मैंने तो क्या आ गया, 100 आ गया। अब मैं यहाँ पर आता, ये कह रहा है कि 100 तक की सम संख्या, काम वही करना है। तो 100 का आधा कर लूँ, 100 का आधा किया तो कितना मिला मुझे, 50 मिल गया। अब कह रहा है कि सम संख्याओं का योग पूछ रहा है मुझसे। सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो क्या कर दूँ, 50 और ये हो गया 50 प्लस 1, यानी कितना हो गया 50 इंटू 51। और 50 इंटू 51 क्या होता है भाई, 0, 5 × 5 और 5 × 2550। 2550 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है भाई, 2550 आएगा। अब हर क्वेश्चंस का अलग अलग तरीके से उनका रिलेशंस बनाना होता है। मैंने इसलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 25 का 625 करके आ जाते हैं। ये क्या है, आपको तक की का ध्यान रखना है। अगर वो कह रहा है कि 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की पूछ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उसमें अपनी विषम संख्याएं निकालनी है। तक की का मतलब है कि वो आपको पूरी काउंटिंग दे रहा है 1 से लेकर 20 तक की, और आपसे विषम संख्याएं पूछ रहा है। तो यदि विषम संख्या इस टाइप से आती है तो आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा भाई, n स्क्वायर और n इंटू n प्लस 1। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मेरे को क्या था, वो n का था पूरा। ये क्या है, वर्ग पूछ रहा है आपसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6 होता है। उसने पूछा क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है।
तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग लगाना है। 10 है, फॉर्मूले में रखो भाई 10, 10 और 1 11, और 10 दूनी 20 और 1 21, और बटे में कर दो 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10। कितना बन गया भाई? ये बन गया 55 इंटू 7, तो यहाँ से आएगा 385। तो मेरा आंसर कितना होगा? 385। मैं क्या काम करूंगा, उसने मुझसे पूछा है कि 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू कितनी है? 10 है, और n के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6। मैं हर किसी टाइप के अंदर इनको टाइप वाइज बांट रखा है। हर किसी टाइप में आपको विद फॉर्मूला ऊपर में लिख कर दे रहा हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आपसे पूछता कैसे है। हर किसी कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6, तो कितना हो गया? 385 हो गया। अब यहाँ आते हैं भाई, ये मिडिल है, 5 से लेकर 10 के बीच की सीरीज है। 5 से लेकर 10 के बीच की सीरीज में पूछ क्या रहा है? वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड सम। आँख खोल कर देखो खुद ही क्या है, प्राकृत संख्या है वो, लेकिन है क्या? बीच बीच में से काट रखी है। कल के फॉर्मूले में यही बताया था, जो है ना पहले कंप्लीट निकालो, जितना नहीं है उसको कम कर दो, क्या आ जाएगी मेरे पास? उतना वर्गों का योग आ जाएगा। तो मैं क्या कम करूंगा, मेरे पास 1 से लेकर 10 के लिए है, तो 1 को तो मान लूँ 10, तो 1 तो हो गया 10, 10 इंटू 11 इंटू 21 और बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, क्या बना? यही तो बन गया भाई, सेम सवाल है। तो कितना बन गया? ये बन गया 55 इंटू 7, तो आया मेरा कितना? 385 आ गया भाई पहली बार। कितना बन गया? 385 बन गया। अगर मैं पूरी कंप्लीट सीरीज का निकालता हूँ, कल भी मैंने बताया था, जो सीरीज कटी हुई हो पहले पूरी को निकाल लो और उसके बाद जो कम है उसको निकाल लो। तो दूसरी सीरीज कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी। अब 4 को लेते हैं भाई, 4 गुना 5 गुना और 4 दूनी 8 भाई 9, और बटे में कितना है? 6। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 2 दूनी कितना हो गया? 4। काटने की प्रॉब्लम है कि आप जल्दी जल्दी इसको काट सकते हो। 5 तिया 15 दूनी 30, तो दूसरा कितना हो गया भाई? 30 हो गया। अब इन दोनों का क्या निकालना था? अंतर निकालना था। 385 से 30 जाएगा तो कितना आएगा? 5 से 5 गया तो 5 आ गया, और 8 में से 3 गया 5, तो कितना आ गया? 355 आ गया भाई। तो मेरा आंसर कितना है? 355। देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं कर कैसे पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। मैंने बोला था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर 3 से 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बस 3 से 4 फॉर्मूले में पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। अब मुझे पता है, इसने पूछा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो वर्गों के योग के ऊपर भाई ये फॉर्मूले होते हैं। अब इस वर्गों के योग के ऊपर एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, इसमें और भी एक एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अभी वो एडवांस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। देखिए भाई, इसी के अंदर ही ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या? सम और विषम की सीरीज देगा और पूछ कर रहा है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो अलग ही दिख रहा है भाई, प्राकृत संख्या है, वर्ग है। मुझे क्या करूंगा, सबसे पहले इसको प्राकृत बनाऊंगा, जैसे मैं पिछली वाली सीरीज के अंदर बता रहा था। तो प्राकृत अगर संख्या को बनाऊंगा तो प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग के लिए क्या करूंगा भाई? मुझे चाहिए क्या? 1 2 3 4 5 6 चाहिए। इसके अंदर कुछ दिखता है कि 2 4 6 8 और 20 का स्क्वायर। क्या कर दूं भाई? मैं जानता हूं कि इसको 2 का स्क्वायर क्या ले सकता हूं? कॉमन ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और कितने का? 4 का स्क्वायर। तो बन गया 2 का स्क्वायर। यदि मैं कहाँ ले लूँ? बाहर ले लेता हूँ 2 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। कहाँ जाऊँगा भाई? इस वाली कंडीशन के लिए एक कंडीशन क्या होती है कि यदि आप कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने का मतलब लास्ट में जब पहुंचोगे ना, तो इसको करोगे 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो अंतिम पद जो बनता है वो क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। यानी जो पद होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो कहाँ तक जाओगे? बस प्लस में 10 के स्क्वायर तक जाओगे। अब इसमें अंदर फॉर्मूला लगाना है, और इतना लंबा चौड़ा थोड़ी लिखना है। तो सिर्फ मैं एक समझाने की वजह से मैं तुमको इतना बड़ा लिख के देता हूँ। तो मैं क्या काम करूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है कि मुझे संख्या देखनी है कि 2 4 6 8 क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या है तो मुझे पता लगा कि सीधा सीधा इसके अंदर कॉमन क्या हो सकता है। तो कॉमन क्या ले लूँ इसके अंदर? यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो कॉमन ले लूँ 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4। पद बना लूँ भाई, अंतिम पद में 2 से भाग कर दो, आधा कर दो, कितने पद हो गए? 10 हो गए। और अब ये फॉर्मूला बन गया आपका प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या का होता क्या है? अगर निकालोगे तो n की वैल्यू क्या है भाई? 10।
तो 10 इंटू 11 और इंटू 21 और बटे में 6। भाई अगर 10 है तो 10 10 और 11 और 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में 6। लेकिन हमेशा याद रखना ये तो आपके नेचुरल नंबर्स के लिए निकाला है आपने, जो कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। आपके पास एक्स्ट्रा भी है कुछ, क्या है जो आपने कॉमन लिया तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में रख दो, बस इतना काम है तुम्हारा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, ये वही आया फिर से। तो ये बन जाएगा 4 गुणा 7 ही पन्ना, ये 11 पंजे 55, 55 इंटू 7, तो ये बन गया 4 गुणा 385। तो 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 3 और 4 दिया 12 और 3 15, तो मेरा आंसर आ गया 1540। देखो मल्टीप्लाई, इनके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इनके अंदर, क्योंकि गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है, तभी तो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स के ऊपर काउंटिंग है। क्या किया मैंने, देखा कि इसको 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर है। सबसे पहले क्या काम करूंगा, कॉमन लूंगा, कॉमन वो लूंगा जो उसका पद है। भाई 2 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ही बनती है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, और n वो जो मैं पद निकालूंगा यहाँ से, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। सवाल के हिसाब से 20 है, लेकिन n पद कितने बनेंगे वो मैंने बताया 10 क्यों है। तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, कंडीशन 10 आ गई। तो अब मुझे क्या करूंगा, n की वैल्यू इसमें रखूंगा, 10 11 21 बटे 6 और 4 क्या है मेरा कॉमन है, तो 4 गुना करूंगा तो कितना आंसर आएगा 1540 आ जाएगा। अब देखो सेम सवाल है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, 3 स्क्वायर ही तो कॉमन लूंगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 गुणा 2 गुणा 3 का स्क्वायर, तो 2 3 4 5 की सीरीज बन जाएगी, सेम है। तो कॉमन कितना लूं, कॉमन लेता हूँ तो कॉमन कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9, और संख्या को आधा कर दो भाई, तो 3 का आधा कितना बन गया भाई, 30 का आधा करना पड़ेगा ना, अंतिम पद है ना 30, तो 30 का अगर आधा, अब सीरीज चलती है। अब कहोगे कि मतलब इसके अंदर जो सीरीज करोगे, अब एंड में जो सीरीज बोलोगे ये क्या बोलोगे, 3 गुणा 10 बोलोगे। अब तुम इसको आधा समझते हो कि मतलब n की वैल्यू मैंने आधा की, वो आधा नहीं की, उसके सार्वंतर के हिसाब से मैंने उसको आधा किया। तो मैं क्या काम करूंगा, इसका 3 से डिवाइड करूंगा, और आंसर कितना होगा, पद 10 होंगे आपके, ये वाले पद जो होते हैं ना ये 10 होंगे। और अगर ये 10 है तो n की वैल्यू निकाल दो भाई, सीधा सीधा 9 गुणा, यही वाला पूरा है भाई, वो तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, 10 गुणा 11 गुणा 21 और ये बटे में 6, तो इसका पूरे का आंसर आप लोग कितना निकाल के ला रहे थे, तो 9 गुणा 385, तो गुणा कर दो, 9 पंजे 45 का 5 हासिल का 4 और 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76 हासिल का 7 और 9 तिया 27, 27 और 7 कितना होता है 34, तो इसका आंसर आ जाएगा 3465। इसका आंसर आ जाएगा 3465। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब कहोगे कि n संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, उसमें नॉर्मल थोड़ी पूछेगा तुमसे, मतलब 1 2 3 दे दिया कि बताओ 1 2 3 4, वो तो हर कोई कर सकता है। आपको सीरीज में क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमेशा। ये सीरीज होते हैं, इनको हम पहचान नहीं पाते कि सीरीज है क्या, हम लोग इन्हें सिंप्लीफिकेशन में सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है भाई, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, हमेशा क्या करना है, संख्या का कॉमन लो, जो आप कॉमन ले रहे हो संख्या, यानी सार्वंतर 2 बना रहे हो तो 2 से डिवाइड किया 10, यहाँ पर सार्वंतर 3 बना तो 10। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 5, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के क्या पूछ रहा है, घनों का योग पूछ रहा है। भाई धीरे धीरे कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। फॉर्मूला मेरे पास है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 और उसका वर्ग। n इंटू एन प्लस 1 क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है अकेला n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। अगर उसका वर्ग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा भाई। अब मैं क्या करता हूँ, 20 पूछा है, 20 को निकालता हूँ, तो 20 गुणा 21 और बटे में 2 और इसका क्या करा रहा है वर्ग, और 2 से कितनी बार गया भाई, 10 बार गया। अगर 10 बार गया तो कितना आ गया, 210 गुणा 210 और 21 का वर्ग कितना होता है भाई, 441 होता है, और डबल जीरो पीछे 4100 आंसर आ गया इसका। अब कहोगे कि मतलब कि ये तुमने तो सीधा सीधा लिख दिया 21 का स्क्वायर। भाई इसे वर्गमूल घनमूल के अंदर वर्ग और घन दोनों निकालने सिखा दूंगा कि 5 सेकंड में वर्ग और घन दोनों। अगर मैं कहूँ, मैं तो ऐसे 21 का वर्ग है तो 21 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है
और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 441 हो गया। कितना ही बड़ा वर्ग बना लेना, जो संख्या तुम पे बनती है उसके लिए क्या है, सीधा सीधा सिर्फ मैंने वर्ग निकाला। वर्ग और घन तो भाई याद करने पड़ेंगे। वर्ग 30 तक याद करो, घन 20 तक याद करो। 20 तक नहीं कर सकते तो 15 तक तो याद करने ही पड़ेंगे अगर कंपटीशन के अंदर हो। तो पहाड़े भी 20 तक याद करने पड़ेंगे, वर्ग 30 तक याद करने पड़ेंगे और घन करने पड़ेंगे भी कम से कम 15 तक। कंपटीशन के अंदर ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको टीचर भी नहीं पढ़ाएगा, ये तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं भाई ये वाला सवाल। अब कहोगे कि तो वर्ग के अंदर भी है, देखो ये नेचुरल नंबर में भी आ रहा था, वर्ग के अंदर भी है और घन के अंदर भी है। सवाल ये पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर, यानी कि ऐसी सीरीज पूछी जाएगी जिसमें तुम खुद ही घूम जाओ। अब मैंने देखा 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब और 10 की। करना क्या है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले कॉमन निकाल दो, जो चीज वहां सिखा रहा था। नेचुरल नंबर के अकेला 2 आ रहा था, वर्ग वाले में 2 की पावर आ रही थी, घन के लिए 2 की 3 आनी है। तो 2 की 3 यहाँ पर कॉमन ले लो, ये जो कॉमन है ये तुम्हारा कॉमन आ गया। और पद कितने बन गए भाई, 10 में 2 से भाग कर दो, पद बन गए 5 पद बन गए। इनकी वैल्यू आ गई मेरे पास। मैं क्या रखूंगा, इसमें रखूंगा तो कितना हो जाएगा 5 × 6/2। और इसका क्या करना है, वर्ग करना है। अब मैंने बताया था कि जिसका वर्ग करते हैं उसको कहाँ लेना पड़ता है, बाहर लेना पड़ता है। 8 का इंटू है ये, तो देखो 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 15 का वर्ग कितना होता है भाई 225 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। और 8 की गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 0 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 18। तो इसका आंसर आएगा भाई 1800। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1800। 2 का वर्ग, 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब और कहाँ तक पहुंचेगा 10 की क्यूब तक पहुंच गया। इस पर आते हैं भाई, इसमें कॉमन कितना है, कॉमन है 3 का क्यूब। और n पद निकाल दो तो पद कितने हैं 3/30, तो कितना आ गया 10 पद आ गए। काम ये करना है, ये तो सिर्फ ये तो मैं सॉल्यूशन कराता हूँ तो तुमको कॉमन भी लिखना पड़ता है, n भी लिखना पड़ता है। काम तो डायरेक्ट करना है, इसका आधा करो, पहले वाले का गुणा कर दो, बस इतना काम करना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है भाई, 3 क्या 9 तिया 27 और इंटू पद कितने हैं 10 है, तो 10 × 11/2, 2 पंजे 10, ये बन गया भाई 27 × 55 का वर्ग। अब कहोगे कि मतलब 55 का वर्ग कितना होता है। अब 55 का वर्ग होता है 30 25, 5 की सीरीज का। 5 का वर्ग किया तो कितना आ गया 25, 5 का वर्ग किया तो 25, 2 5 पंजे 25 दूनी 50 और 2 52, बचा कितना 5 और 5 और 5 पंजे 25 और 5 कितना होता है 30 और गुणा में क्या कर दोगे 27 कर दोगे। अब इन दोनों की भाई गुणा करनी है, 30 25 की और 27 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 81,675 आएगा। गुणा कर लेना भाई 81,675, 30 25 और 27 की गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 81,675 आएगा। देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट में अब आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर क्यों कॉमन क्या लेना है, 3 लेना है और n की वैल्यू कितनी लेनी है 10 क्यों लेनी है, क्योंकि 30 पद हैं और 3 के रेस्पेक्ट में तोड़ोगे तो पद 10 ही बचेंगे। यहाँ 10 2 के रेस्पेक्ट में तोड़ोगे तो पद कितने बचेंगे 5 बचेंगे। भाई देखो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के ऊपर घनों के ऊपर इससे बड़े सवाल कोई नहीं बनता। जो ये आप प्राकृतिक संख्याओं के जो फॉर्मूले लगाते रहते हैं इनसे ऊपर कोई सवाल नहीं बनता है। आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं भाई और टाइप के अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो देखते हैं भाई अलग। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ये कर लिया भाई पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट आगे। अब एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग जानते होंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। नंबर सिस्टम के अंदर मैंने हर किसी कॉन्सेप्ट को ले लिया है, हर किसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट भी करा दिया है भाई, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है नंबर सिस्टम के अंदर। अगर आप अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नंबर सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, वो हमारे कुछ सिंप्लीफिकेशन के अंदर आएंगे, कुछ मैं तुमको घातांक करने के अंदर कराऊंगा, कुछ मैं अलग अलग। मैंने क्या किया है, मुझे चैप्टर्स के मैं अकॉर्डिंग रिलेट करके चला रहा हूँ हर किसी चैप्टर को। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा रहा हूँ। इसके बाद अब न्यू चैप्टर कोई स्टार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको उसमें रिलेशन दूंगा। तो मैंने देखा स्थानीय मान और जातीय मान, मैं इसमें कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं तुमसे कहने लगूँ कि ये 56 55 3 की 5653 में 5 का स्थानीय मान और 5 का क्या पूछूं जातीय मान बताइए। 5 स्थानीय मान और 5 का जातीय मान। देखो स्थान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जो सीरीज चलती है। अब मैं देखूं कि मुझे पूछा है 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस होता है, और ये जातीय मान का मतलब होता है फेस। फेस का मतलब है कि अगर 5 है तो 5 को 5 क्या है, उस 5 के लिए फेस है उसका 5, तो यानी आप उसके फेस को नहीं बदल सकते। तो 5 जो रहेगा 5 ही रहेगा, चाहे वो 1 लाख पर बैठा हो या 10 करोड़ पर बैठा हो। तो 5 के लिए क्या करूंगा, 5 का स्थानीय मान पूछा है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप जो नंबर है उस नंबर को लिखना है और उससे आगे जितने भी नंबर है सबको क्या बना देना है, 0 बना देना है। मैं 5 कहता हूं तो 5 को लिखना है, उससे के आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या बना देना, 0 बना देना। तो क्या आ जाएगा, आपका स्थानीय मान आ जाएगा। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इनमें गलतियां होती हैं। ये अलग कंपटीशंस के अंदर पूछे जाते हैं कि सीटेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर। मैं कहूँ 5 का जातीय मान, तो मैंने अभी बताया कि जाति तो उसकी जाति, जो जिसकी जाति है वो तो उसकी रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते। तो 5 का तो 5 ही रहना है। अब इसमें क्वेश्चन बदलता है, वो कहेगा आपसे कि 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर बता दो। क्या निकाले हैं, दोनों के दोनों कितने हैं, 5000 है, 5 कम कर दो तो कितना आ गया, 4995 आ गया। योग क्या देता तो दोनों को जोड़ देता, गुणा करने को कहता तो दोनों की गुणा कर देता, भाग करने को कहता तो दोनों का भाग कर देता। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जातीय और स्थानीय मान के अंदर। देखो मैं इस टाइप के कोई क्वेश्चन, तो ये सीधे क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये तो सिर्फ समझना था कि हाँ स्थानीय मान जातीय मान ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर एडवांस क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछता है, तो देखते हैं भाई। देखिए भाई, स्थानीय मान तथा जातीय मान, इसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। 43-29 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो 3 के स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, मैंने बताया 3 का स्थानीय मान 3 यानी जो नंबर लिखा है वो, और उससे आगे जितने नंबर्स हैं उतनी 0। 3 का ही क्या पूछा है उसने, जातीय मान पूछा, तो जाति जो नंबर है वो खुद ही क्या कर दो, माइनस कर दो। 3 माइनस करता हूँ तो क्या आता है, 10 में से 3 गया 7, और कितना आ गया 297 आ गया। तो इसका आंसर कितना हुआ, 297 आ गया। भाई सीधा है। 4329 में 3 का स्थानीय मान तो वो होता है प्लेस वैल्यूज की, वो जितने पर बैठी है उस चीज का भी मतलब खत्म कर दो। आपको क्या देखना है कि जहां 3 बैठा है उस 3 को लिखना है और उससे आगे जो भी नंबर है उन सबको 0 बना देना है और जाति में से कम कर देना। तो जाति वही रहेगी भाई, वो कोई से भी स्थान पर बैठी हो। अगला है 4678 में प्रत्येक स्थान का क्या बताना है, प्रत्येक का स्थानीय मान बताना है। अब देखो भाई, 4 का बताऊं तो 4 के लिए क्या करूंगा, 4 और उससे आगे कितने नंबर है, 1 2 3, तो उतनी 0। अगला है 6, 6 के आगे कितने नंबर है, 2, 7, 7 के आगे 1, और ये 8 खुद अपने आप में 8 ही रहेगा, 8 ही का 8, तो 4678, 8, तो जब तो बनता है 4678। ठीक है, तो सबके स्थानीय मान पूछे थे इसमें, तो स्थानीय मान मैंने इनके सबके बता दिए। अब मैं इसी के अंदर कह देता कि 4 6 7 8 प्रत्येक का जातीय मान भी बताओ, तो जातीय मान भी सबके यही है भाई, 4 6 7 8 अलग, यानी सिंगल सिंगल करके लिख दो, वही जाती है उनकी। यहाँ आता हूँ 4678 में 7 व 8 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है भाई। तो एक बार तो 7 के लिए स्थानीय मान कितना है 70, और 8 के लिए है 8, तो 70 में से 8 गया तो कितना बचा, 62 बना, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 62 और 8 कितने होते हैं, 70 होते हैं। तो भाई स्थानीय मान और जातीय मान के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इतने का स्थानीय मान बता दो और इतने का जातीय मान बता दो। अब इस स्थानीय मान और जातीय मान के एडवांस क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखते हैं भी। देखिए भाई, स्थानीय मान तथा जातीय मान का देखो संख्या है, लेकिन अब की बार मैंने इसको बदल दिया। क्या बदला कि मैंने इसको पॉइंट में लगा दिया कि 45.6782 में 2 व 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। दशमलव आ गया भाई, अगर 2 और 8 होते तो वैसे तो सीधा सीधा बता देते, 2 एकम 2 और ये 80, तो 2 और 80 आ गए। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब सवाल के अंदर क्या पूछा उसने, दशमलव पूछा है। दशमलव का नियम बिल्कुल अलग होता है। अगर मैं सिंगल संख्या देता, सिंगल संख्या 6 7 8 2 देता, तो तुम सीधा सीधा बता देते, एक तो 2 है और दूसरा कितना है 80 है। ये परफेक्ट सीरीज के लिए कल मैंने पॉइंट के ऊपर पिछले वाली क्लास के अंदर भी पॉइंट के ऊपर कई सवाल बताए थे। तो इस वाली कंडीशन के ऊपर आते हैं भाई, क्या करना है। अगर आपको जातीय मान और स्थानीय मान दशमलव में दे दे और आपसे पूछने लगे कि दोनों का बताओ भाई, योग बताओ, अंतर बताओ, कुछ भी आपसे पूछने लगे, तो आप क्या करोगे, स्थानीय मान और जातीय मान को, तो 2 व 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 2 व 8 का इसका स्थानीय मान जो पूछ रहा है, तो क्या करेगा, आपको कुछ नहीं करना,
आपको स्थान देखना है कि 8 और 2 की सीरीज में आपका स्थान क्या जाता है। तो मैं क्या जाता हूँ, पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को छोड़ो, इस पॉइंट को पॉइंट लिखो, पॉइंट को पॉइंट लिखना है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे 2 पूछ रहा है, 1 2 3, यानी उस नंबर को लिखो, उस नंबर से पहले जितनी भी जीरो है पॉइंट के बीच में, 1 2 और कितना है 3 जीरो है भाई, तो तीनों को क्या कर लो 1 2 और 3। तो भाई 2 का जो स्थानीय मान होता है दशमलव प्रणाली के अंदर, तो 2 का स्थानीय मान ये होता है भाई 0.0002। जैसे स्थानीय मान आप परफेक्ट नंबर में निकालते हो तो जीरो को कहाँ लिखते हो, पीछे लिखते हो, लेकिन दशमलव में कहाँ करना है, आगे करना है, बस इतना अंतर है। अब 8 का पूछ रहा है तो दशमलव को तो दशमलव लिख दो भाई। 8 के लिए देखना है कि 8 है के स्थान पर, 6 और 7 इन दोनों को क्या कर देना, 0 और 8 लिख देना। तो भाई मेरे दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, स्थानीय मान आ जाएंगे। अगर वो दोनों के दोनों स्थानीय मान पूछ रहा है तो यदि दशमलव में स्थानीय मान देता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, सीधा है कि भाई 45.6782 में 2 व 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 पॉइंट को पॉइंट रखो और उसके बाद जितने नंबर हैं 0 और जहाँ बैठा है उसको 2 ले दो। अब यहाँ आते हैं भाई, इसने पूछा 9 व 3 के स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है, तो पहले तो 9 को निकालो, पॉइंट आगे तो कोई है नहीं तो पॉइंट 9 का 9 ही रहेगा। अब आगे जाते हैं, अगला कह रहा है 3 के स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान कितना है, पॉइंट को पॉइंट रखो, एक नंबर आया 0 और वो खुद बैठा है पीछे, तो 0.03 हो गया। कह रहा है दोनों का योग बताओ, तो दोनों का योग बताओगे तो भाई 0.9 है और दूसरा 0.03 है, तो इसको 90 कर लो। पॉइंट के बाद आप संख्या बनानी हो पूरी, 2 कंपेयर पूरे करने हो तो 0 लगा लेते हैं। तो ये बन गया 3 और ये बन गया 9, पॉइंट का पॉइंट, तो मेरा आंसर आ गया 0.93। तो भाई दशमलव के अंदर यदि स्थानीय मान जातीय मान पूछे जाते हैं तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, अगर परफेक्ट में है तो 0 पीछे लगती है, अगर पॉइंट में है तो पॉइंट के बीच में उसके जितने नंबर हैं उतनी उसकी 0 लगा के जातीय मान और स्थानीय मान को कर सकते हो। तो देखते हैं भाई अब इसमें और एडवांस लेवल में क्या सवाल पूछ सकता है। देखिए भाई, 2 अंकों की एक संख्या तथा उनके अंकों को क्या कर दूं, अगर बदल दूं तो प्राप्त संख्या का योग जो है वो सदैव किससे विभाजित होगा। अब देखो भाई, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तुम लोग क्या सोचते हो कि तो नंबर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, नंबर सिस्टम के अंदर आता, नंबर सिस्टम के अंदर ही है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। हमेशा पूछता किसके लिए है, स्थानीय मान और जातीय मान का आंसर होता है। स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर आते हैं ये क्वेश्चन जो आते हैं। इसमें आपसे क्या करेगा, आपसे वो संख्या कह देगा कि मतलब कि मैंने इतनी ज्यादा लिखी वो उतनी कम है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो 2 अंकों की संख्या, अपने ऊपर कोई भी संख्या मान लो, अपने ऊपर कोई भी संख्या मानो, मैंने माना 24, 24 का उल्टा कर दो तो कितना हो गया भाई 42, और कितना जोड़ू तो कितना हो गया 66 आ गया। दूसरी संख्या आप कहोगे कि सम संख्या मानिए, विषम मान लो, विषम को कितना मान लेता हूँ 39 मान लेता हूँ, तो 39 का 93, 9 3 12, 9 3 12 और 1 13, 132 आ गया भाई, 132 आ गया भाई। यहाँ 66 है, यहाँ कितना है 132 है। अब सीधा सीधा यदि मैं ऑप्शन से सॉल्यूशन कराना शुरू करता हूँ, 66 और 132 ऑप्शन से कहाँ से डिविजिबल होगा, 7 से, 7 से तो ये होना ही नहीं है। यहाँ पे जाओगे 9 से, 9 से भी नहीं होगा, 9 से 66 तो तुम डिविजिबल क्या करोगे, 9 से 3 बार जाएगा वो 22 बार, और 22/3 किससे डिविजिबल नहीं होता। उसके बाद 15 पे जाओगे, 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा, किससे होगा 11 से होगा भाई। तो अब मैंने यहाँ से कंक्लूजन तो निकाल दिया कि जब कभी 2 संख्याओं, जब कभी 2 अंकों की संख्या हो और दोनों के अंक बदलकर योग कर दे तो सदैव यानी हमेशा वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से होगी। ये इसका परफेक्ट आंसर है, 11 ही रहना है 2 अंकों की संख्या के लिए। अब देखो मैं इसको लिखता कैसे, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मतलब उसका कॉन्सेप्ट होता क्या, कि 11 आता कहाँ से है। देखो मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाई है, इकाई और इकाई का अंक पढ़ा है पूरा का पूरा। अब मैं इकाई के अंक के ऊपर काम करता हूँ। यदि मैं कहूँ कि जो मेरा इकाई का अंक है ना वो तो मेरा x है, किसी संख्या के लिए अगर 24 है तो इसके लिए इकाई का अंक होना चाहिए और दहाई का अंक होना चाहिए। तुम इसको लिखते कैसे हो भाई, 2 × 10 लिखते हो और प्लस में 4 × 1 लिखते हो, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है, जब तो 24 बनता है। और दहाई का अंक मैं कितना मान लूँ, y मान लूँ भाई। अब मैं इस संख्या को लिखूंगा कैसे, इकाई का अंक x और दहाई का अंक 10y हो गया, यही तो है वो संख्या। अब वो कह रहा है कि इसके अंकों को क्या कर दूं, बदल दूं, तो बदलने से x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x + y। मानते हो, ये हो गया 10x + y और ये हो गया 10y + x। देखो भी अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 10 है, 10y और 1y तो कितना हो गया 11y, और ये हो गया 11x, 11y और 11x हो गया। तो यहाँ से यदि मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या, x + y। तो जब कभी आप किसी संख्या के
दो अंकों की संख्या उसके अंकों को बदलते हैं तो हमेशा किससे डिविजिबल होती है? 11 से होती है भाई। तो 11 से ही डिविजिबल होगी वो संख्या। तो क्या है, अगर आपसे ये सीधे सीधे ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि दो अंकों की संख्या दे दी किससे डिविजिबल होगी। तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है कि दो अंकों की संख्या यदि संख्या को अंकों को बदलता है और बदलने पर योग कर देता है तो दोनों संख्याओं का जो वो होता है कितना आ जाता है? 11 आ जाता है। अब देखो इसी को मैं आगे क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि दो अंकों की संख्या अगर अंतर कर दे तो एक बात बताओ भाई, अगर अंतर कर दिया तो 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 1 गया 9, तो किससे डिविजिबल होगी? 9 से होगी। अगर अंतर कर दे तो 9 से डिविजिबल होगी और एडिशन कर दे तो 11 से डिविजिबल होगी। तो देखते हैं भाई, ये तो दो अंकों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, किसी 3 अंकों की संख्या में से संख्या के अंकों का योग घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी? 3 अंकों की कोई संख्या है तो अगर उस संख्या को क्या करे कि उसी संख्या के योग से, अंकों के योग से उसको घटा दे, तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या पूछ रहा है अब की बार हमसे। तो भाई देखो, ये क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे पिछला वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन दोनों के दोनों आते ही स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर है। हम लोग जो करते रहते हैं कि मतलब ये इसमें है। मैंने इसीलिए इसको डिविजिबिलिटी में नहीं पढ़ाया था क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी 3 अंकों की संख्या में से कोई 3 अंकों की संख्या, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, स्थानीय मान के हिसाब से चलना है। तो यदि क्या करता हूँ, मैं कोई 3 अंकों की संख्या मानता हूँ, ए बी और सी, मेरे अकॉर्डिंग मानता हूँ। अब ए बी सी के लिए आप 3 अंकों की संख्या को इकाई का के लिए क्या करूँगा? सी करूँगा इकाई, और धाई क्या होता है भाई? 10b और ये 100a। तो बन गया ना, तो इकाई, धाई और सैकड़ा संख्या को मान लिया। अब वो कह रहा है कि मेरी संख्या मैंने मानी कौन सी है? ए बी और सी मानी है, ए बी सी मानी है। और उसने कहा कि वो जो तीनों अंक हैं उनका योग कितना है भाई? ए प्लस बी और प्लस में सी। ए बी सी अगर मैं इसको क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, तो फिर वो पूछ रहा है कि उसका क्या, कि वो किससे विभाजित होगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर यदि मैं नेगेटिव करता हूँ तो नेगेटिव करने से ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये तो नेगेटिव बन ही जाएगा। तो सी से सी क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। तो जो मेरा इकाई का अंक है वो दोनों कंडीशन में क्या होता है? खत्म हो जाता है, 0 बन जाता है घटाने पर। तो मैं देखता हूँ 100 से ए गया तो कितना बचा? 99, और 10 में से बी गया तो 9। तो यहाँ से क्या कॉमन है मेरे लिए? 9 कॉमन है। तो कितना आ गया? 11a प्लस बी आ गया, 11a प्लस बी आ गया। अब आपसे उसने पूछा कि किसी 3 अंकों की संख्या में से जो आप योग घटा रहे हो उन संख्याओं के योग करके, तो वो विभाजित किससे होगी? अब तुम क्या करोगे? देखते क्या करोगे? 9 को टिक मार दोगे और 9, और वो आंसर गलत हो जाता है। लेकिन आपको ऑप्शन और भी तो देखने हैं भाई, उसमें 3 6 9 भी है और आगे 3 और 9 है। देखो 6 की प्रॉपर्टी अलग होती है, 6 की प्रॉपर्टी 2 और 3 से मिलकर 6 की प्रॉपर्टी बनती है। तो 6 तो इसमें है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? 9 के लिए केस करूँगा। तो मुझे पता है कि जो काम 9 का होता है वही काम किसका होता है? 3 का भी होता है, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है? सभी संख्याओं का योग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट होंगे कि 3 और 9, इन दोनों संख्याओं से ही वो संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। तो याद रखना कि जब कभी 3 अंकों की संख्या में से आप तीनों अंकों की संख्या जो है उसको योगफल कर देते हो, अंकों का योग करके उसको घटा देते हो, तो वो संख्या 3 और 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो देखो भी आज हमारी 9वीं क्लास थी, हमने आज नंबर सिस्टम को बिल्कुल फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब नंबर सिस्टम में इससे ज़्यादा आपके किसी भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आप चाहे उस एग्जाम को एसएससी CHSL ले लो, चाहे आप CDS का दे देना, NDA का दे देना, आपको जो एग्ज़ाम देना है, नंबर सिस्टम के अंदर इससे ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने 1 by 1 वीडियोज़ बनाई हैं, स्टार्ट किया है। तो भाई यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई तो अब मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, आपको एक नए चैप्टर के साथ नया कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ पूरा का पूरा। तो भाई मिलते हैं, आगे मिलते हैं, नमस्कार।